अध्याय 8 जादुई काढ़े के टीचर। वो देखो, कहाँ? लाल बालों वाले लड़के के पास वाला, चश्मे वाला। क्या तुमने उसका चेहरा देखा? क्या तुमने उसका निशान देखा? अगले दिन जिस पल हैरी ने अपना कमरा छोड़ा, उसी समय से उसके आसपास कानाफूसी होने लगी। क्लासरूम के बाहर लाइन लगाकर खड़े बच्चे पंजों के बल उचककर उसे देखने की कोशिश करते रहे। कई तो गलियारे में बिना कारण आगे तक जाकर लौट आते थे और उसे घूरते हुए पास से गुजर जाते थे। हैरी की दिली ख्वाहिश थी कि वह ऐसा ना करे, क्योंकि वह क्लास का रास्ता खोजने में अपना पूरा ध्यान लगाना चाहता था। हॉगवर्ट्स में 142 सीढ़ियां थी, कुछ चौड़ी और फैली हुई, कुछ संकरी और हिलती हुई। कुछ सीढ़ियां शुक्रवार को कहीं और ले जाती थी, कुछ के बीच की एक सीढ़ी गायब थी और बच्चों को याद रखना पड़ता था कि उसे कूद कर पार करना है। ऐसे भी दरवाजे थे जो तब तक नहीं खुलते थे जब तक आप नम्रता से निवेदन ना करें या उन्हें सही जगह पर गुदगुदी ना करें। और ऐसे दरवाजे भी थे जो दरअसल दरवाजे थे ही नहीं, बल्कि ठोस दीवारें थी जो दरवाजे होने का नाटक कर रही थी। यह याद रखना बहुत मुश्किल था कि कौन सी चीज कहाँ थी, क्योंकि हर चीज इधर से उधर घूमती रहती थी। तस्वीरों के अंदर के लोग एक दूसरे से मिलने आते जाते रहते थे और हैरी को पूरा विश्वास था कि सजावटी जिन्हें भक्तर चल सकते थे। भूतों से भी कोई मदद नहीं मिलती थी। जब कोई भूत अचानक उस दरवाजे से तैरता हुआ आता था जिसे आप खोलने की कोशिश कर रहे हो, तो इसे बहुत सदमा लगता था। लगभग सिरकटानिक हमेशा गुरुद्वार के नए विद्यार्थियों को खुशी खुशी सही दिशा बता देता था, परंतु अगर आपको क्लास के लिए देर हो रही हो और पीव्स नाम का भूत रास्ते में मिल जाए, तो वह 2 ताला बंद दरवाजों और एक चालाक सीढ़ी के बराबर था। वह आपके सिर पर रद्दी कागज की टोकरी उड़ेल देता था, पैरों के नीचे से कालीन खींच लेता था, चौक के टुकड़े फेंक कर मारता था या फिर आपके पीछे अदृश्य होकर आता था, आपकी नाक पकड़ लेता था और फिर जोर से चीखता था, तुम्हारे नक्कू मिल गई। अगर पीव से भी बुरा कोई हो सकता था तो वह था चौकीदार आर्गस फिल्च। उससे हैरी और रोन की पहली ही सुबह मुठभेड़ हो गई। फिल्च ने देखा कि वे एक दरवाजे को जबरदस्ती खोलकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। दुर्भाग्य से वह दरवाजा तीसरी मंजिल के उस गलियारे में ले जाता था जहाँ जाना मना था। वह यह मानने को तैयार ही नहीं था कि वे रास्ता भटक गए थे और उसे पूरा विश्वास था कि वे जानबूझकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। वह उन्हें तहखान में बंद करने की धमकी दे रहा था, परंतु तभी वहां से गुजर रहे प्रोफेसर क्विल ने उन्हें बचा लिया। फिल्च के पास एक बिल्ली थी जिसका नाम था मिसेस नॉरिस, जो दुबली पतली और धूल के रंग की थी। फिल्च की तरह उसकी आंखें भी लैंप जैसी दिखती थी और बाहर को निकली हुई थी। वह अकेली गलियारों की रखवाली करती थी। अगर उसके सामने कोई नियम तोड़ा, लाइन के बाहर एक कदम भी रखा, तो वह फौरन फिल्च के पास पहुंच जाती थी, जो 2 सेकंड बाद हाफता हुआ टपक पड़ता था। फिल्च को स्कूल के खुफिया रास्तों के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी थी, शायद वीजली बंधुओं को छोड़कर, और इसलिए वह किसी भूत की तरह अचानक टपक सकता था। सभी विद्यार्थी फिल्च से नफरत करते थे और कईयों की तो दिली ख्वाहिश थी कि मिसेस नॉरिस को कसकर एक लात मार दी जाए, और फिर अगर आप कमरा खोजने में कामयाब हो भी जाए तो उसके बाद पढ़ाई का संकट था। हैरी को जल्दी ही पता चल गया कि जादू सीखने का मतलब सिर्फ छड़ी हिलाना और कुछ अजीब से शब्द बोलना ही नहीं है। उन्हें हर बुधवार को आधी रात में दूरबीन से आसमान का अध्ययन करना पड़ता था तथा अलग अलग तारों के नाम और ग्रहों की गतियों को याद करना पड़ता था। सप्ताह में 3 बार वे महल के पीछे वाले ग्रीन हाउस में जड़ी बूटियों का ज्ञान विषय का अध्ययन करने जाते थे, जिसकी क्लास एक गोल मटोल नाटी जादूगरनी लेती थी जिनका नाम प्रोफेसर स्प्राउट था, जहाँ वे सीखते थे कि किस तरह विचित्र पौधों और फफूंदियों की देखरेख की जाए, और यह भी कि किस काम के लिए उनका उपयोग होता है। सबसे बोरिंग क्लास थी जादू का इतिहास। यह इकलौती ऐसी क्लास थी जिसे एक भूत पढ़ाता था। प्रोफेसर बिन सचमुच बहुत ही बूढ़े थे जब वे स्टाफ रूम की आग के सामने सो गए थे, और अगली सुबह जब वे जागे तो अपने शरीर को पीछे छोड़कर पढ़ाने चले गए। बिन्स बोलते रहते थे, लगातार बोलते रहते थे, जबकि विद्यार्थी नाम और तारीखें लिखते जाते थे तथा एम्ब्रिक दी इविल और यूरिक दी ओडबोल के नाम उलट पुलट देते थे। सम्मोहन के टीचर प्रोफेसर फ्लिटविक एक बोलने से जादूगर थे जिन्हें अपनी डेस्क के बाहर देखने के लिए किताबों के ढेर पर खड़े होना पड़ता था। अपनी पहली क्लास की शुरुआत में उन्होंने रजिस्टर खोला और जब वे हैरी के नाम पर पहुंचे तो उनके मुंह से रोमांच भरी चीख निकली और वे नजरों से ओझल हो गए। प्रोफेसर मैगोनिगल सबसे अलग थी। हैरी ने सही सोचा था कि वे ऐसी टीचर थी जिनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। वे सख्त और बुद्धिमान थी तथा पहली क्लास में ही उन्होंने विद्यार्थियों को अच्छी तरह से समझा दिया। रूप परिवर्तन एक बहुत ही मुश्किल और खतरनाक जादू होता है जो आप हॉगवर्ट्स में सीखेंगे, परंतु अगर मेरी क्लास में किसी ने गड़बड़ की तो वह यहाँ से गायब हो जाएगा और फिर कभी लौट कर नहीं आ पाएगा। मैंने आपको चेतावनी दे दी है। फिर उन्होंने अपनी डेस्क को स्वर में बदल दिया और एक बार फिर डेस्क में। सभी इससे बहुत प्रभावित हुए और वे भी ऐसा करने के लिए उतावले हो रहे थे, परंतु जल्दी ही उन्हें पता चल गया कि वे काफी लंबे समय तक फर्नीचर को जानवरों में नहीं बदल पाएंगे। बहुत से मुश्किल नोट्स बनाने के बाद हर विद्यार्थी को माचिस की एक तीली दी गई और कहा गया कि वे उसे सुई में बदलने की कोशिश करें।
क्लास के अंत तक केवल हरमाइनी ग्रेंजर ही ऐसी थी जिसने अपनी माचिस की तीली का हुलिया बदलने में सफलता पाई। प्रोफेसर मैगोनिगल ने क्लास को दिखाया कि किस तरह यह सफेद हो गई थी और इसमें नोक निकल आई थी। यह कहते समय उन्होंने हरमाइनी को एक दुर्लभ मुस्कुराहट दी। हर विद्यार्थी सचमुच जिस क्लास का इंतजार कर रहा था वह थी गुप्त कलाओं से रक्षा। पर क्विरिल का लेक्चर एक तरह का मजाक साबित हुआ। क्लास में लहसुन की बुरी बदबू भरी थी। सब कह रहे थे कि यह उस खून चूसने वाले भूत को दूर रखने के लिए थी जिसे क्विरिल रोमानिया में मिले थे, और वे अब भी डरते थे कि वह भूत किसी दिन उन्हें पकड़ने के लिए फिर आ जाएगा। क्विरिल ने विद्यार्थियों को बताया कि उन्हें यह पगड़ी एक अफ्रीकी राजकुमार ने तोहफे में दी थी जब उन्होंने उसे एक सताने वाले जिन्न से बचाया था। पर विद्यार्थियों को उनकी कहानी पर यकीन नहीं हुआ। जब सीमस फिनिगर ने उत्सुकता से पूछा कि किस तरह क्विरिल ने जिन्न से लड़ाई की, तो क्विरिल का चेहरा लाल हो गया और वे मौसम के बारे में बात करने लगे। इसके अलावा विद्यार्थियों ने यह महसूस किया कि क्विरिल की पगड़ी में से एक अजीब बदबू आती थी, और वीजली बंधुओं का दावा था कि पगड़ी में लहसुन भरे हैं ताकि क्विरिल जहां भी जाए सुरक्षित रह सके। हैरी को यह जानकर बहुत राहत मिली कि वह बाकी विद्यार्थियों से मीलों पीछे नहीं था। बहुत से बच्चे मगलू परिवारों से आए थे और उसकी तरह उन्हें भी नहीं मालूम था कि वे जादूगर और जादूगरनियां थे। सीखने को इतना कुछ था कि रोन जैसे लोग भी उनसे बहुत आगे नहीं थे। शुक्रवार हैरी और रोन के लिए एक महत्वपूर्ण दिन था। नाश्ते के लिए बड़े हॉल में नीचे जाते समय वे एक बार भी रास्ता नहीं भटके। आज हमें क्या पढ़ना है? हैरी ने अपने दलिये में शक्कर मिलाते समय रोन से पूछा। नाग शक्ति के साथ जादुई काढ़े के 2 पीरियड है, रोन ने कहा। स्नेप नाग शक्ति हाउस के प्रमुख है। लोग कहते हैं कि वे हमेशा उन्हीं का पक्ष लेते हैं। हम अपनी आंखों से देखेंगे कि क्या यह सच है। काश मैगोनिगल भी हमारा पक्ष लेती, हैरी ने कहा। प्रोफेसर मैगोनिगल गरुड़ हाउस की प्रमुख थी, परंतु इसके बावजूद उन्होंने पिछले दिन उन्हें ढेर सारा होमवर्क दिया था। और तभी डाक आ गई। हैरी को अब तक इसकी आदत पड़ गई थी, परंतु पहले दिन जब लगभग 100 उल्लू नाश्ते के समय बड़े हॉल में अचानक घुस आए तो वह हड़बड़ा गया था। यह उल्लू तब तक टेबलों के ऊपर गोल गोल घूमते रहे जब तक कि उन्हें उनके मालिक नहीं दिखे और उन्होंने चिट्ठियां तथा पैकेज उनकी गोद में नहीं डाल दिए। हेडविग हैरी के लिए अब तक कुछ नहीं लाई थी। वह कई बार आई जरूर थी, परंतु उसके कानों को कुतरकर और थोड़ा टोस्ट खाकर स्कूल के दूसरे उल्लुओं के साथ सोने के लिए उल्लू खाने में चली गई थी। परंतु इस सुबह वह मुरब्बे और शक्कर के डिब्बे के बीच में उड़ती हुई आई और उसने हैरी की प्लेट में चिट्ठी टपका दी। हैरी ने इसे तत्काल फाड़कर खोला। प्रिय हैरी, इसमें लिखा था और लिखावट बहुत बुरी थी। हम जानते हैं कि शुक्रवार को तुम्हारी आधी छुट्टी रहती है। क्या तुम 3 बजे के करीब हमारे यहाँ आकर हमारे साथ एक कप चाय पियोगे? हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारा पहला सप्ताह कैसा रहा। हैग्रिड के साथ ही जवाब भिजवा देना, हैग्रिड। हैरी ने रोन से कलम उधार ली और उसी चिट्ठी के पीछे लिख दिया, हाँ क्यों नहीं, जरूर मिलेंगे। और फिर उसने हैग्रिड को चिट्ठी के साथ रवाना कर दिया। हैरी की किस्मत अच्छी थी कि वह हैग्रिड के साथ चाय पीने के लिए उत्सुक था, क्योंकि जादुई काढ़े की क्लास उसके लिए अब तक की सबसे बुरी घटना साबित हुई। सत्र की शुरुआती दावत में हैरी ने सोचा था कि प्रोफेसर स्नेप उसे नापसंद करते थे। जादुई काढ़े के पहले पीरियड के बाद वह जान गया कि वह गलत था। स्नेप हैरी को नापसंद नहीं करते थे, वे उससे नफरत करते थे। जादुई काढ़े की क्लास एक तहखाने में लगती थी। मुख्य महल की तुलना में यहाँ अधिक ठंडक रहती थी। दीवारों में हर तरफ कांच के जार रखे थे और इनमें मरे हुए जानवर आचार की तरह तैरते ना होते तो भी यह जगह बहुत डरावनी लगती। फ्लिटविक की तरह स्नेप ने भी रजिस्टर निकालकर क्लास लेना शुरू किया और फ्लिटविक की तरह वे भी हैरी के नाम पर आकर ठहर गए। अरे हाँ, उन्होंने धीरे से कहा, हैरी पॉटर हमारा नया हीरो। ड्रैको मैल्फॉय और उसके दोस्त क्रैब व गोल मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे। सबके नाम पुकारने के बाद स्नेप ने क्लास की तरफ देखा। उनकी आंखें हैग्रिड की आंखों की तरह ही काली थी, परंतु उनमें हैग्रिड जैसी कोमलता नहीं थी। उनकी आंखें ठंडी और भावहीन थी तथा उन्हें देखकर आपको अंधेरी सुरंगों की याद आ जाती थी। आप यहाँ पर जादुई काढ़े बनाने का सूक्ष्म ज्ञान और सटीक कला सीखने के लिए आए हैं, उन्होंने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज कानाफूसी से अधिक ऊंची नहीं थी, परंतु विद्यार्थियों को हर शब्द साफ सुनाई दे रहा था। प्रोफेसर मैगोनिगल की तरह ही स्नेप के पास भी क्लास को बिना प्रयास किए चुप रखने की प्रतिभा थी। क्योंकि यहाँ पर छड़ी हिलाने का मूर्खतापूर्ण काम बहुत कम होता है, इसलिए तुम में से कईयों को यह विश्वास नहीं होगा कि यह भी जादू है। मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम लोग उबलते हुए कढ़ाई से उठते हुए लहराते धुएं की सुंदरता को कभी पहचान पाओगे या इंसान की नसों में जाने वाले रसों की नाजुक शक्ति को पहचान पाओगे, जो दिमाग को वश में कर लेते हैं और इंद्रियों पर काबू कर लेते हैं। मैं तुम्हें यह तक सिखा सकता हूँ कि शोहरत को बोतल में बंद कैसे कर सकते हैं, गौरव को कैसे उबाल सकते हैं और यहाँ तक कि मौत पर ढक्कन कैसे लगा सकते हैं, बशर्ते तुम उतने बड़े मूर्खों का समूह ना हो जिन्हें मुझे आमतौर पर पढ़ना पड़ता है। इस छोटे से लेक्चर के बाद काफी देर तक चुप्पी छाई रही।
हैरी और रोन बोहे उठाकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। हरमाइनी ग्रेंजर अपनी सीट के कोने पर खिसकाई और यह साबित करने के लिए उतावली दिख रही थी कि वह मूर्ख नहीं थी। पॉटर, स्नेप ने अचानक कहा, अगर मैं एस्फोडल की जड़ी के चूर्ण को वर्मवुड के सार में मिलाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? कौन सी जड़ी के चूर्ण को किसके सार में? हैरी ने रोन की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर भी उतनी ही हवाइयां उड़ रही थी जितनी कि हैरी के चेहरे पर। हरमाइनी का हाथ हवा में तलवार की तरह खड़ा हुआ था। मैं नहीं जानता सर, हैरी ने कहा। शोहरत ही सब कुछ नहीं होती। उन्होंने हरमाइनी के हाथ को अनदेखा कर दिया। हम एक बार और कोशिश करते हैं। पॉटर, अगर मैं तुमसे बीजुआ लाने को कहूँ तो तुम उसे कहाँ खोजोगे? हरमाइनी ने अपने हाथ को उतना ऊंचा उठाया जितना वह अपनी सीट से उठे बिना उठा सकती थी, परंतु हैरी को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि बीजुआ किस बला का नाम है। उसने कोशिश की कि वह मैल्फॉय, क्रैब और गोयल की तरफ ना देखे, जो हंसी के मारे दोहरे हुए जा रहे थे। मैं नहीं जानता सर। ऐसा लगता है यहाँ आने से पहले तुमने किताब खोलकर भी नहीं देखी, है ना पॉटर? हैरी ने उन ठंडी आंखों में सीधे देखने के लिए अपनी ताकत बटोरी। उसने डर्सली के घर में अपनी किताबों को खोलकर देखा था, परंतु क्या स्नेप उसे यह उम्मीद कर रहे थे कि उसे 1000 जड़ी बूटियां और फफूंदिया में लिखी हर बात याद होगी? स्नेप ने एक बार फिर हरमाइनी के हिलते हुए हाथ को अनदेखा कर दिया। पॉटर, अच्छा यह बताओ कि वॉन्क्सवुड और वुल्फ्सबेन में क्या अंतर होता है? इस बार हरमाइनी उठकर खड़ी हो गई और उसका हाथ तहखाने की छत को छूने लगा। मैं नहीं जानता सर, हैरी ने धीरे से कहा। मुझे लगता है हरमाइनी जानती है, आप उसी से क्यों नहीं पूछ लेते? कुछ बच्चे हंस पड़े। हैरी की निगाह सीमस से मिली, जिसने उसे आंख मारी। बहरहाल स्नेप इस बात से खुश नहीं हुए। उन्होंने हरमाइनी को डांटते हुए कहा, बैठ जाओ। और पॉटर, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि एस्फोडल और वर्मवुड नींद का इतना शक्तिशाली काढ़ा बनाते हैं कि इसे जिंदा मौत का घूंट कहा जाता है। बीजुआ एक पत्थर है जिसे बकरी के पेट से निकाला जाता है और यह ज्यादातर जहरों से बचाता है। जहां तक वॉन्क्सवुड और वुल्फ्सबेन का सवाल है तो यह दोनों एक ही पौधे के नाम हैं, जिसे एकोनाइक या वचनाप के नाम से जाना जाता है। तो तुम लोग इसे लिख क्यों नहीं रहे हो? अचानक चमड़े के कागज और कलम निकालने की आवाजें आने लगी। इस आवाज के ऊपर स्नेप ने कहा, और पॉटर, तुम्हारी बदतमीजी के लिए गरुड़द्वार का एक पॉइंट काट लिया जाएगा। जादुई काढ़े की क्लास जब आगे बढ़ी तब भी गरुड़द्वार की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। स्नेप ने उनकी जोड़ियां बना दी और उन्हें छाले ठीक करने वाला एक आसान सा जादुई काढ़ा बनाने का काम दे दिया। स्नेप अपने लंबे काले चोगे में चारों तरफ घूमकर देखते रहे कि वे सूखी हुई बिच्छू बूटी और सांप के जहरीले दांत के चूर्ण को किस तरह से तोड़ रहे हैं। मैल्फॉय को छोड़कर उन्होंने हर एक की आलोचना की। ऐसा लग रहा था जैसे वे मैल्फॉय को पसंद करने लगे थे। जब वे सबको यह बता रहे थे कि मैल्फॉय ने अपने सींग वाले घुंघों को कितनी अच्छी तरह से उबाला था, तभी एसिड के हरे धुएं का बादल उठा और कमरे में एक सनसनाती हुई आवाज भर गई। नेविल ने ना जाने कैसे सीमस की कढ़ाई को एक मुड़े हुए गोले में बदल दिया था और कढ़ाई में भरा काढ़ा पत्थर के फर्श पर बिखर रहा था और लोगों के जूतों में छेद कर रहा था। कुछ ही पल में पूरी क्लास अपने स्टूलों पर खड़ी थी, जबकि नेविल, जो कढ़ाई के गिरते समय उस काढ़े में नहा गया था, दर्द से कराह रहा था क्योंकि उसके हाथ और पैर पर हर जगह लाल फोड़े हो गए थे। मूर्ख लड़के, स्नेप ने गुर्राते हुए कहा और अपनी छड़ी को एक बार घुमाकर फैले हुए काढ़े को साफ किया। मुझे लगता है तुमने कढ़ाई को आग पर से उतारने से पहले उसमें साई के कांटे मिला दिए होंगे। नेविल बिलख रहा था और अब फोड़े उसकी नाक के चारों तरफ उभरने लगे थे। उसे हॉस्पिटल ले जाओ, स्नेप ने सीमस से गुस्से से कहा। फिर वे हैरी और रोन की तरफ मुड़े, जो नेविल के पास वाली टेबल पर काम कर रहे थे। और पॉटर, तुमने उसे क्यों नहीं बताया कि उस समय कांटे नहीं मिलाना चाहिए? तुम्हें ऐसा लगा होगा कि अगर वह गलती कर देगा तो तुम्हारा काम ज्यादा अच्छा दिखेगा, है ना पॉटर? तुमने गरुड़द्वार का एक और पॉइंट कम कर दिया है। यह सरासर अन्याय था और हैरी ने बहस करने के लिए अपना मुंह खोला, परंतु रोन ने कढ़ाई के पीछे से उसे पैर मारा। बात आगे मत बढ़ाओ, वह बुदबुदाया। मैंने सुना है कि स्नेप बहुत बुरे हो सकते हैं। जब वे लोग 1 घंटे बाद तहखाने की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे तो हैरी का दिमाग तेजी से घूम रहा था और उसका उत्साह बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। पहले ही सप्ताह में उसने गरुड़द्वार के 2 पॉइंट गवा दिए थे। स्नेप उससे इतनी नफरत क्यों करते थे? दिल पर मत लो, रोन ने कहा। स्नेप हमेशा फ्रेड और जॉर्ज के भी पॉइंट काटते रहते हैं। क्या मैं तुम्हारे साथ चलकर हैग्रिड से मिल सकता हूँ? 3 बजने में 5 मिनट पर वे लोग महल से निकले और मैदान के पार चल दिए। हैग्रिड अंधेरे जंगल के कोने पर लकड़ी के एक छोटे से घर में रहता था। सामने वाले दरवाजे के बाहर एक धनुष और जूते की जोड़ी रखी थी। जब हैरी ने दरवाजा खटखटाया तो उन्हें अंदर से जबरदस्त उथल पुथल की आवाज सुनाई दी। साथ में कुत्ते के कई बार भौंकने की तेज आवाजें भी आई। फिर हैग्रिड की आवाज गूंजी, पीछे हटो फैंग, पीछे। जब हैग्रिड ने दरवाजा खोलकर झांका तो उन्हें दरार में से उसका बड़ा और बालों भरा चेहरा दिखा। रुक जाओ, उसने कहा। पीछे हटो फैंग।
उनके अंदर आते समय वह बोअर हाउंड नस्ल के एक विशालकाय काले कुत्ते का पट्टा पकड़े रखने की कोशिश कर रहा था। अंदर केवल एक ही कमरा था। छत से सुअर का सूखा गोश्त और जंगली मुर्गियां लटक रही थी। खुली आग पर एक तांबे की केतली उबल रही थी। एक कोने में एक बड़ा सा बिस्तर था जिस पर पैबंद लगा गद्दा जला था। आराम से बैठो, हैग्रिड ने कहा और फैंग को छोड़ दिया, जो सीधे रोन की तरफ लपका और उसके कान चाटने लगा। जाहिर था हैग्रिड की ही तरह फैंग भी उतना खूंखार नहीं था जितना कि दिखता था। यह रोन है, हैरी ने हैग्रिड को बताया, जो चाय की बड़ी केतली में उबलता हुआ पानी डाल रहा था और एक प्लेट में रॉक केक रख रहा था। एक और वीजली है। हैग्रिड ने रोन के चक्कत्तू की तरफ देखते हुए कहा, हमारी आधी जिंदगी तुम्हारे जुड़वा भाइयों को जंगल से दूर भगाते भगाते गुजरी है। रॉक केक ने उनके दांत लगभग तोड़ दिए, परंतु हैरी और रोन ने ऐसा नाटक किया जैसे उन्हें सचमुच अच्छे लग रहे थे। फिर उन्होंने हैग्रिड को अपनी क्लासों के बारे में बताया। फैंग ने हैरी के घुटने पर अपना सिर टिका लिया और उसके कपड़ों पर लाल टपकाने लगा। जब हैग्रिड ने फिल्च को बुढ़ा खूसट कहा तो हैरी और रोन बेहद खुश हुए। और जहां तक उस बिल्ली मिसेस नॉरिस का सवाल है, हमारी इच्छा है कि हम किसी दिन उसकी मुलाकात फैंग से करवा दें। तुम जानते हो, जब भी हम स्कूल में जाते हैं वह हर जगह हमारे पीछे पीछे चली आती है। हम उसे पीछा नहीं छुड़ा पाते। फिल्च ने उसे इस काम पर लगा रखा है। हैरी ने हैग्रिड को स्नेप की क्लासों के बारे में बताया। रोन की तरह हैग्रिड ने भी हैरी को समझाया कि वह इसकी चिंता ना करे, क्योंकि स्नेप सभी विद्यार्थियों से चिढ़ते थे। परंतु ऐसा लगता है जैसे वे मुझसे सचमुच नफरत करते हैं। बकवास, हैग्रिड ने कहा। वे ऐसा क्यों करेंगे? परंतु हैरी ने देख लिया कि यह बोलते समय हैग्रिड ने उसे नजरें चुरा ली थी। और तुम्हारे भाई चार्ली के क्या हाल चाल है? हैग्रिड ने रोन से पूछा। हमें वह बहुत पसंद था। जानवरों के मामले में उसका मुकाबला नहीं था। हैरी सोचने लगा कि कहीं हैग्रिड ने जानबूझकर तो विषय नहीं बदल दिया। जब रोन हैग्रिड को चार्ली और ड्रैगनों के उसके काम के बारे में बता रहा था तो हैरी ने कागज का वह टुकड़ा उठा लिया जो टिकोजी के नीचे टेबल पर पड़ा हुआ था। यह दैनिक जादूगर की कटिंग थी। ग्रिनगॉट में घुसपैठ की ताजा जानकारी। 31 जुलाई को ग्रिनगॉट में हुई घुसपैठ के बारे में जांच चल रही है, जिसके बारे में लोगों का मानना है यह अज्ञात शैतानी जादूगर या जादूगरनियों का काम है। ग्रिनगॉट के पिशाचों ने इस दावे से कहा कि कुछ भी चोरी नहीं किया गया था। जिस तिजोरी को तोड़ा गया था उसे दरअसल उसी दिन पहले ही खाली कर लिया गया था। परंतु हम आपको यह नहीं बताएंगे कि उसमें क्या था, इसलिए फटे में टांग मत डालो, वरना इसका अंजाम आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ग्रिनगॉट के पिशाच प्रवक्ता ने आज दोपहर को कहा। हैरी को याद आया कि रोन ने उसे ट्रेन में बताया था कि किसी ने ग्रिनगॉट को लूटने की कोशिश की थी, परंतु रोन ने तारीख नहीं बताई थी। हैग्रिड, हैरी ने कहा, ग्रिनगॉट में घुसपैठ मेरे जन्मदिन पर हुई थी। हो सकता है यह उसी समय हो रही हो जब हम लोग वहां पर थे। इस बारे में कोई संदेह नहीं था कि इस बार हैग्रिड ने हैरी से नजरें बिल्कुल नहीं मिलाई, बल्कि गुदगुदाते हुए उसकी तरफ एक और रॉक केक बढ़ाया। हैरी ने एक बार फिर समाचार पढ़ा। जिस तिजोरी को तोड़ा गया था उसे दरअसल उसी दिन पहले ही खाली कर लिया गया था। हैग्रिड ने तिजोरी नंबर 713 को खाली किया था। अगर आप उसे खाली करना कहे, यानी कि उस गंदे छोटे से पैकेट को बाहर निकालना, क्या चोरों को उसी पैकेट की तलाश थी? जब हैरी और रोन डिनर के लिए महल की तरफ जा रहे थे तो उनकी जेबों में रॉक केक का वजन था, जिन्हें लेने से वे झिझक के कारण मना नहीं कर पाए थे। हैरी ने सोचा कि उसकी क्लासों में उसे सोचने का इतना सामान नहीं मिला था जितना उसे हैग्रिड के साथ चाय पीने में मिला था। क्या हैग्रिड ने वह पैकेट सही समय पर निकाल लिया था? वह पैकेट अब कहाँ था? और क्या हैग्रिड स्नेप के बारे में ऐसा कुछ जानता था जो वह हैरी को नहीं बताना चाहता था?